वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया। रूस कई शहरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में बता रहा है। और आइए अब मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से वो शहर हैं जो पूरी तरीके से इस वक्त रूस के कब्जे में हो गए हैं। नक्शे के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। यूक्रेन का ये पूरा नक्शा है और पूर्ण रूप से जो रूस के कब्जे में जो शहर हैं यूक्रेन के, उसमें खार्किव है, लुहांस्क है और मारियोपोल है और साथ साथ डोनेस्क का ये शहर और इसी के साथ साथ खेरसोन का ये शहर। ये जो बड़े शहर हैं, जो आप देखिए इनकी सीमाएं भी क्राइमिया की सीमा से लगती है मारियोपोल, और डोनेस्क, खार्किव की सीमा, लुहांस्क की सीमा सीधे सीधे रूस की सीमा से लगती है। यानी कि जो पास हैं, जो शहर पास है सबसे ज्यादा रूस के, उन पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। और यही स्ट्रैटेजी के साथ लगातार रूस आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहां तक उसके सैनिक पहुंचे जरूर थे, लेकिन यहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना रूसी सैनिकों को करना पड़ा था। उनके पास खाद्य सामान खत्म हो गया था, हथियार खत्म हो गए थे, उसके बाद उनको वापस लौटना पड़ा और वापस लौटने के बाद इन तमाम शहरों पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। और वहीं साथ साथ रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क पर भी कब्जा किया है। इसके बाद कीव पर कब्जे की कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम रहने के बाद रूसी सेना ने खेरसोन और खार्किव शहरों पर हमले तेज कर दिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, खार्किव में रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। महायुद्ध में रूस का पलड़ा भले ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन यूक्रेन का पलटवार भी अब तेज होता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ साफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इस हमले में खार्किव में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। उसकी तस्वीरें भी देखिए। ये वीडियो जारी किया गया है यूक्रेन की सेना की ओर से और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रूस आक्रामक रवैया अपना रहा है, उसी तरीके से मुंहतोड़ कार्रवाई यूक्रेन के सैनिकों द्वारा भी की जा रही है। और इसी वजह से दुनिया को ये दर्शाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि आखिर जंग कहां तक पहुंची और कौन कितना, किसका प्रदर्शन कैसा है, उसके लिए लगातार रूस की तरफ से भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं और यूक्रेन की ओर से भी। और आज हम आपको मिलवाएंगे ज़ेलेंस्की की रहस्यमयी सेना से। ये वो बाहुबली हैं जो यूक्रेन में पैदा भी नहीं हुए, लेकिन यूक्रेन की रक्षा में इन बाहुबलियों ने अपनी जान लड़ा दी। जब ज़ेलेंस्की ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया तो दुनिया ने ज़ेलेंस्की की तारीफें कर डाली। जब कीव में रूस के टैंक नेस्त नाबूद होने लगे तो लोग यूक्रेन के लड़ाकों की पीठ थपथपाने लगे। जब पुतिन की आर्मी को कीव की घेराबंदी हटानी पड़ी तो दुनिया भर के अखबारों में ज़ेलेंस्की के जनरलों पर लेख छापे गए। खुद ज़ेलेंस्की ने अपने जनरलों पर मेडल की बारिश कर दी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। क्या ज़ेलेंस्की की तरफ से लड़ रही है एक सीक्रेट आर्मी? क्या ज़ेलेंस्की की सेना में शामिल हैं ऐसे योद्धा जो यूक्रेन के नागरिक भी नहीं हैं? यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना में मौजूद हैं कुछ ऐसे विदेशी लड़ाके जिन्होंने बाहुबली की तरह रूस को चौंका दिया है। पहले तो पुतिन की सेना के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ दावे किए गए थे कि यूक्रेन की फौज में विदेशी सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन अब तो पुतिन के सरकारी मीडिया ने पूरी दुनिया में तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। कुछ ऐसे वीडियो रिलीज किए गए हैं जिनमें नजर आ रहा है ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का जवान, दुनिया की वो सबसे खतरनाक फौज जो ब्रिटेन की सुरक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण करके लड़ती है। क्या वही ब्रिटिश स्पेशल फोर्स यानी कि ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस, जिसे SAS के नाम से जाना जाता है, ज़ेलेंस्की की आर्मी की तरफ से लड़ रही है? रूस के इन दावों पर पहले तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब पुतिन ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है और रूस के स्टेट टीवी पर ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के मरीन कमांडरों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, यानी पुतिन ने अपने सरकारी टीवी पर पूरी दुनिया के सामने ब्रिटेन और यूक्रेन को एक्सपोज करने की कोशिश की है। यूक्रेन के इस भीषण युद्ध के बीच इस
मामले में सच और झूठ की लकीर इतनी पतली है कि पूरी दुनिया में ये एक रहस्य बन गया है कि रूस ने अपने स्टेट टीवी पर जिस ब्रिटिश मरीन कमांडो को दिखाया है उसे आखिर किसने प्लान किया है। लगातार भयंकर जंग के बीच क्या इसके पीछे ब्रिटेन की कोई खुफिया योजना है या फिर ये स्पेशल फोर्स का कमांडो ज़ेलेंस्की का एजेंट है? आखिर सच क्या है? जिस शख्स को रूस ने कैद किया है उसका नाम है एडेन एस्लिन और जैसे ही YouTube पर उसका इंटरव्यू अपलोड किया गया पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन के बड़े बड़े अखबार ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के कमांडो एडेन एस्लिन की हेडलाइन से भर गए। खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी चिंता बढ़ गई। YouTube से एडेन का इंटरव्यू तक हटा दिया गया। सांसदों ने इस शख्स को आजाद करवाने के लिए पूरी दुनिया में अपील की और खुद इस कमांडो के परिवार के लोग अखबारों में इंटरव्यू देकर पुतिन से ये अपील कर रहे हैं कि स्पेशल एयर सर्विस के इस मरीन कमांडो के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो कौन है ये ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन वाले बाहुबली और क्या है यूक्रेन में और क्या है यूक्रेन में लड़ने के पीछे इनका रहस्य, आपको हम सब कुछ समझाने वाले हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया था कि यूक्रेन की सरकार ने 63 देशों से विदेशी लड़ाके बुलाए हैं। 63 देशों के कुल 6,824 विदेशी सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे विदेशी सैनिकों में से अधिकांश पोलैंड से हैं। रूस का दावा है कि पोलैंड के 1,717 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका के भी लगभग 1,500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने भी कहा था कि उसने अब तक 1,035 विदेशी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से 4,877 विदेशी सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की सेनाओं ने एडेन एस्लिन को मारियोपोल से पकड़ा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब मारियोपोल में यूक्रेन की सेना की तरफ से सरेंडर किया गया था। कई अखबारों का दावा है कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो ने भी इसी तरह रूस के सामने हथियार डाले हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से रूस की तरफ से तोड़ दी गई है। ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से विदेशी सैनिकों को लड़ने के लिए यूक्रेन बुलाया था। यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने खुद को अच्छाई की तरफ दिखाते हुए दुनिया से अच्छाई का साथ देने की अपील की थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के युद्ध में 16,000 विदेशी सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ सकते हैं। लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो सीधे रूस से मोर्चा लेंगे। ये वीडियो देखिए जो ब्रिटेन के एक अखबार द सन के YouTube चैनल से लिया गया है। इस YouTube चैनल पर ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के एक कमांडो का चेहरा छुपाया गया है ताकि दुनिया में कोई भी उसे पहचान न सके। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की इस सीक्रेट फोर्स को कितनी अहमियत दी जाती है। की स्पेशल फोर्स ने दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। साल 1980 में जब लंदन के अंदर आतंकियों ने ईरान के दूतावास पर कब्जा करने के लिए कई लोगों को बंधक बना लिया था, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की मदद ली थी। ये साल 1980 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन फुर्तीले लड़ाकों ने दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था। आसमान से लेकर जमीन तक SAS ने इमारत की घेराबंदी कर ली थी। सिर्फ 17 मिनट के अंदर दुनिया की इस बेहतरीन फोर्स ने ईरान के दूतावास को आजाद करवा लिया था। सवाल ये है कि ब्रिटेन की इतनी उम्दा फोर्स क्या यूक्रेन के अंदर सीधे रूस को टक्कर दे रही है?
अब तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम नेटो के सैनिक कर रहे हैं, लेकिन पहली बार सबूतों के साथ रूस ने बेहद सनसनीखेज आरोप ब्रिटेन पर लगाए हैं। इस वीडियो में रूस के द्वारा कैद किए गए एसएस के स्पेशल कमांडो एडेन एस्लिन हैं। एडेन के साथ एक शख्स और नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम है ग्राहम फिलिप्स। ग्राहम फिलिप्स एक पत्रकार हैं जो वैसे ब्रिटेन के नागरिक हैं, लेकिन काम करते हैं रूस के सरकारी टीवी के लिए। रूस के सरकारी टीवी पर ग्राहम ने 44 मिनट का एडेन का पूरा इंटरव्यू चलाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के अंदर हंगामा मच गया। ब्रिटेन के सांसदों की तरफ से बोरिस जॉनसन को कहा गया कि ये जेनेवा संधि का उल्लंघन है। युद्धबंदी का इस तरह इंटरव्यू रिलीज नहीं किया जा सकता। आखिरकार यूट्यूब से इस वीडियो को हटा दिया गया। एक तरफ यूक्रेन के अंदर युद्ध की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर एसएस के इस कमांडो एडेन एस्लिन के नाम पर मातम मनाया जा रहा है। एस्लिन के परिवार का दावा है कि साल 2018 में ही एस्लिन यूक्रेन चला गया था, जहां वो अपनी प्रेमिका से मिला और वहीं पर एस्लिन ने यूक्रेन की सेना में शामिल होने का फैसला लिया। 4 सालों से वो यूक्रेन की सेना में ही रहा। वो कोई जासूस नहीं है, जैसा कि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने जंग तो खूब जमकर लड़ी, लेकिन एस्लिन के मामले में वो झटका खा गए। एस्लिन का रूस की कैद में होना ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यूक्रेन एस्लिन को अपने फोर्स के लिए एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एस्लिन अब दुनिया के बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये 14 फरवरी का वीडियो है, जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पुतिन का ये दुश्मन रूस की कैद में है और हाथों में हथकड़ियां हैं। जंग में कौन कब किस पर भारी पड़ जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। एस्लिन की कैद ने अचानक पासा पलट दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की यूक्रेन के बहुत सारे कैदियों को पुतिन की कैद से रिहा करवाना चाहते थे। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक दांव चला और यूक्रेन के अंदर ही मौजूद पुतिन के समर्थक उद्योगपति विक्टर मेदवेदेचुक को गिरफ्तार करवा लिया गया था और पुतिन पर दबाव डालने के लिए उनकी फोटो रिलीज करवा दी थी। Можу навести сьогоднішній результат Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. विक्टर मेदवेदेचुक कई बार पुतिन के साथ नजर भी आए थे। तब विक्टर मेदवेदेचुक की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ेलेंस्की से ये अपील भी की थी कि उनके पति निर्दोष हैं और उनको रिहा कर दिया जाए। इस कैद के बाद रूसी अधिकारी भी काफी परेशान नजर आए थे और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकेव की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि पुतिन से विक्टर मेदवेदेचुक का कोई संबंध नहीं है। Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было понять, что Медведчук покинул по территории Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал. लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल अब दुनिया में ये खबरें छप रही है कि रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की विक्टर मेदवेदेचुक को रिहा करेंगे, वो ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के कमांडो एस्लिन को रिहा कर देंगे। यानी पुतिन ने अपनी कूटनीति से एक बार फिर ज़ेलेंस्की को फंसा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था और अब बोरिस जॉनसन पर ब्रिटेन में ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह ब्रिटेन के कमांडो एस्लिन को रिहा करवाएं। ऐसे में अगर ब्रिटेन की तरफ से ये मांग ज़ेलेंस्की के सामने रखी जाती है तो ज़ेलेंस्की के लिए इस मांग को मानने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रहेगा, क्योंकि रूस के खिलाफ इस जंग में बोरिस जॉनसन ज़ेलेंस्की के एक बड़े सहयोगी की तरह सामने आए हैं।
और यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी करने में जुटा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और यूक्रेन को हथियार के साथ साथ दूसरी मदद भी दी जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में रूस के कभी नहीं जीतने का दावा भी कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज, कई शहरों पर रूस की भारी बमबारी से यूक्रेन में तबाही। यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस के हमले कम होने की जगह पर लगातार तेज हो रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन की कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं, तो कई इमारतों पर हमलों की वजह से अब भी आग की लपटें उठ रही हैं। यूक्रेन की सेना इन इलाकों में राहत और बचाव के काम में भी जुटी है, लेकिन रूस के बढ़ते हमलों से यूक्रेन के नागरिकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हमले एक एक करके शहरों को बर्बाद करते जा रहे हैं और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने बदला हमले का तरीका, यूक्रेन के पलटवार से बदली रणनीति, यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस की सेना को अनुमान से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस के टैंकों और लड़ाकू विमानों को गिराने की भी कई तस्वीरें दुनिया के सामने आई। जिसके बाद अब रूस की सेना यूक्रेन में ऐसे हथियार लेकर पहुंच गई है जिनकी मदद से वो सीधे यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाने में जुटी हुई है। इस तरह के हमलों का रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में रूस का एक जवान गाड़ी में छिपकर यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने के पास पहुंच गया और फिर उनके ठिकाने की सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश करता दिखाई दिया। और जैसे ही उनको ठिकाने की जानकारी हुई, उन्होंने गाड़ी में लगी हुई मिसाइल से निशाना साधा और थोड़ी ही देर में हमला कर दिया। रूस के इस दो तरफा वार की वजह से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के एक शहर से सामने आई तस्वीरों में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर घूमते हुए दिखाई दिए, जबकि पूरे शहर में हमलों की वजह से धुआं उठता हुआ दिखा। कई ऊंची ऊंची इमारतें बर्बाद दिखाई दी, जबकि सड़कों पर भी मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। हमलों के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस किसी हाल में जीत नहीं पाएगा। एक तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए रूस के इस युद्ध में नहीं जीतने का दावा कर दिया। Усьому вільному світу може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній рейх, програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів, програєш. ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों से भी रूस के सैनिकों से लड़ने की अपील की और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर कदम उठाने को कहा। Проте, коли і що може стати перемогою для України? На це питання одночасно і є, і немає простої відповіді. Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир, його побачить кожен. Але щоб це сталося і сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити. ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब एक दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की मांग की
और अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया गया। अमेरिका की तरफ से मिले भरोसे के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के नागरिकों की भी हौसला अफजाई की और इस युद्ध में एकजुटता और यूक्रेन के और मजबूत होकर उभरने का दावा कर दिया। तो लगातार रूस की ओर से एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं और खासतौर पर जो स्टील प्लांट्स है या फिर पावर प्लांट्स है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर भी रूस ने हमला किया, उसके बाद उसकी क्या स्थिति है और आखिर क्यों ये अज़ोवत्सल स्टील प्लांट यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, ये बताएंगे रवि। तो रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताव स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम का ऐलान किया है। वो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ इस तरह का है मारियोपोल का अज़ोवस्ताव स्टील प्लांट, जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों ओर से घेर रखा है। हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों के ऊपर यूक्रेनी स्नाइपर भी तैनात हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं। इन स्नाइपर से रूसी सैनिक निपट भी ले तो स्टील प्लांट के अंदर की चुनौती उनके लिए खत्म नहीं होती, क्योंकि इस स्टील प्लांट के अंदर कुछ 6 फ्लोर बने हैं, यानी जमीन के अंदर बेसमेंट नुमा 6 अंडरग्राउंड फ्लोर। इन 6 अलग अलग फ्लोर पर कहीं खाने पीने का सामान स्टोर करके रखा गया है। किन्हीं फ्लोर पर सैनिकों के लिए गोला बारूद इकट्ठा करके रखा गया है, ताकि दुश्मन जब यहां दाखिल हो तो उन पर हमला कर सकें। इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के 3रे फ्लोर पर यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है। इसी तरह सुरंग के 4थे फ्लोर पर भी यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ली है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। जबकि सुरंग के सबसे आखिरी फ्लोर यानी 6ठे फ्लोर पर मौजूद हैं यूक्रेन के सैनिक, जिन तक पहुंच पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां एंट्री करते ही यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनके खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर सकते हैं। 6 फ्लोर की पूरी सुरंग करीब 24 किलोमीटर लंबी है, जो रूस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। खास बात यह है कि रूस की सेना चाहकर भी यूक्रेनी सैनिकों को यहां से बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि 6 फ्लोर वाली इस सुरंग में बिजली की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है। और यही नहीं, सुरंग के अंदर पानी की सप्लाई की लाइन भी सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है। और वहीं ज़ेलेंस्की मजबूर तो हैं, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन पुतिन के पास करने को बहुत कुछ है और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर रेजिमेंट ने संभाली हुई है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन के लिए रूस के कौन कौन से हेलीकॉप्टर मृत्युदाता बन चुके हैं। को 2 महीने बीत चुके हैं, उसमें दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? इस जंग में बारूद की सबसे ज्यादा बारिश कौन कर रहा है? यूक्रेन युद्ध में मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? कैमो 52, ये है कैमो 50, ये है Mi-24, ये है Mi-28, ये है Mi-35 और ये है Mi-17V5। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर देखने से पहले
देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी बड़ी फ्लीट है। रूस के पास कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा हैं, जो एक बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। इसके अलावा रूस के पास Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर 110 से भी ज्यादा हैं। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी फायर पावर की कसम नेटो की फौज भी खाती है। रात में लड़ने में गजब की महारत रखने वाले ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन में भी कई मिशन रात में ही अंजाम दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की नाइट विजन वाली ताकत गजब की है। Mi-28 की बख्तर इतनी बेहतर है कि इस पर किसी राइफल की गोली तो क्या, ये RPG हमले को भी झेल सकता है। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं और ये दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर हैं। रूस के पास Mi-34 के दूसरे वर्जन Mi-24 भी हैं और ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास मौजूद हैं। अब इस फ्लाइंग टैंक को देखिए, ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला-जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असला लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया में बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की सबसे भरोसेमंद मशीन। रूस के पास टेक्निकल सपोर्ट वाले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। Mi-17 V5 भारत के पास भी ऐसे 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं और ये कई इलाकों में एयरफोर्स की लाइफलाइन भी कहे जाते हैं। इस वक्त रूस के पास ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। इनके हमले 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं। रूस की फौज लगातार काम कर रही है। ये व्लादिमीर पुतिन की सबसे भरोसेमंद मशीन है और इनके बिना वो यूक्रेन के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। Ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоная. यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उनमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने क्यू में दोहराई हैं, वो उसे डोनबास में नहीं करना चाहेंगे और इसके लिए जरूरी है कि सप्लाई लाइन मजबूत हो। फौज को क्लोज एयर सपोर्ट देना, यानी दुश्मन की आर्टिलरी को खत्म करने का मिशन हो या फिर दुश्मन की टैंक रेजिमेंट का रास्ता रोककर उस पर बमबारी कर देना हो, ये सब अटैक हेलीकॉप्टर्स का ही काम होता है। कैमो ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूसी टैंक की मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती। एंटी टैंक मिसाइलों विख्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये कैमो 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देता है। Нести на себе
Неуправляемое ракетное вооружение, управляемое ракетное вооружение типа воздух-земля и типа воздух-воздух. То есть даже применение по воздушным целям, непосредственно с вертолетами, самолетами противника. कैमो 52 को गौर से देखेंगे तो इसकी और खूबियां पता चलेगी। इसमें लगा रडार देखिए, जो एक बड़ी रेंज में काम करता है। जमीन पर मल्टीपल यानी कई टारगेट्स पर एक साथ मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी कई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ एंटी टैंक मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से निशाना बना सकता है। ये कैसे टारगेट सेट करता है वो देखिए। इसमें लगे पॉड में जो कैमरे फिट हैं, वो इसे अपना चारों तरफ से हाल दिखाते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। ऐसे में टारगेट को पहचानना और उसे निशाना बनाना आसान हो जाता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिसकी वजह से ये रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमो 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन आसान नहीं है और इसकी वजह है यूक्रेन का एयर डिफेंस, जो अब भी कुछ इलाकों में बेहद मजबूत बना हुआ है। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाले स्टिंगर मिसाइल भी हैं। यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके यही डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे रूस के फाइटर्स को रोकना हो या उसके हेलीकॉप्टर्स को। स्टिंगर मिसाइल ने रूस के हेलीकॉप्टर्स को कैसे मार गिराया, इसका ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जा सकता है। रूस का ये हेलीकॉप्टर क्यू के पास ऑपरेट कर रहा था और तभी यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने उस पर अमेरिका से सीधी स्टिंग मिसाइल से हमला कर दिया। ये Mi-24 हेलीकॉप्टर था और इसमें सवार दोनों पायलट्स को पता भी नहीं चला कि कब उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी गई और कब उनका काम तमाम हो गया। स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ये नीची उड़ान भर रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स के लिए भी बहुत ही घातक मिसाइल मानी जाती है। ये 3500 मीटर की ऊंचाई और 5 किलोमीटर की रेंज तक हवाई टारगेट को निशाना बना सकती है। दरअसल यूक्रेन में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन बहुत मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि नीची उड़ान भरे बगैर वो ज्यादा सटीक निशाना नहीं लगा सकते। 4000 मीटर से ऊंची उड़ान भरेंगे तभी वो स्टिंगर जैसी मिसाइल से बच सकते हैं। लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे तो बक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उनको मार गिराएगी। इसके लिए यूक्रेन में हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत बहादुरी का काम बन चुका है। ऐसे हेलीकॉप्टर्स को स्टिंगर से खतरा ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड यूनिट इस मिसाइल से लैस कर दी गई है। कितना बड़ा खतरा है, उसके लिए 3 दशक पुरानी बात आपको याद दिलाते हैं। अस्सी के दशक में जब रूस की फौज अफगानिस्तान में थी, तब अमेरिका ने वहां मुजाहिदीन फोर्स को स्टिंगर मिसाइल से लैस कर दिया था, उनको ट्रेनिंग दी और तब रूसी हेलीकॉप्टर्स को इस मिसाइल से बड़ा नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में रूस के 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 100 से ज्यादा फाइटर जेट स्टिंगर मिसाइल का ही टारगेट बने थे। अब देखिए, अगर कैमो 52 किसी यूक्रेन की मिसाइल का निशाना बनता है तो इसमें पायलट अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? मिसाइल हिट करने या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वक्त इनके पंखे हेलीकॉप्टर से अलग हो जाते हैं, फिर कैनोपी बाहर निकलती है और पायलट की इजेक्शन सीट लॉन्च हो जाती है। पुतिन चाहेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए।
और उनके हेलीकॉप्टर ऑपरेशन यूक्रेन के एयर डिफेंस का निशाना बने बगैर ही जारी रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की का मूड समझिए। 70 साल में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। There are several islands of excellence across the country at different points of time and different geographies. लेकिन एक जो कमी रह गई, जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोगों ने। So we kept on reinventing the wheel. ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलके तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मान साहब अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन के दौरे पे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो भी थोड़ा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष जी, क्रांतिकारी हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के जितेंद्र जैन जी, पंजाब सरकार के न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला जी, एजुकेशन मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर, चीफ सेक्रेटरी दोनों थे और जितने भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सारा पंजाब से, दिल्ली से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। इसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान।